एक बॉलीवुड फिल्म में आप एक हीरो की एंट्री याद करिए। स्लो मोशन में कैमरा होता है। पहले तो या तो हीरो की बॉडी दिखाएंगे या दिखाएंगे हीरो को गाड़ी से उतरते हुए, दरवाजा खुलते हुए, पैर जैसी जमीन पर रखते हैं, स्लो मोशन में मिट्टी पीछे उड़ती हुई, बाल उड़ते हुए, चश्मे पहनते हुए, एकदम स्टाइल से होती है हीरो की एंट्री इन स्लो मो मोड। और वहीं पे आप देखेंगे आसपास विलेंस हो या लड़कियां हो या जनता हो या कोई भी हो, सब देख के एकदम ऑ में सब शांत हो जाते हैं और सब हीरो का स्लो मोशन शॉट देख रहे होते हैं। ये होती है एक बॉलीवुड फिल्म में हीरो की एंट्री। सर, स्टॉक मार्केट्स में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की एंट्री एकदम ऐसे ही हुई थी। जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सर आया, उसको देख के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हक्के बक्के रह गए, सबके मुंह में पानी आ गया, सबके हवाई निकल गई कि ये स्टॉक इतना ज्यादा अच्छा है। क्यों? अंबानी की कंपनी है, ठीक है, और वो भी रिलायंस जियो से आ रहा है। रिलायंस जियो जिसने टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और मैं तो आज तक क्रेडिट देता हूं कि टू द अंबानीज कि बिकॉज ऑफ जियो एंड फ्री इंटरनेट एक्सेस स्टॉक मार्केट्स इस साल पे परफॉर्म कर पाए, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन ईजी हो गई बिकॉज सबके हाथ में इंटरनेट का एक्सेस ईजी आ गया। और सिर्फ स्टॉक मार्केट्स नहीं, चाहे स्टार्टअप्स की बात कर लो, इंडस्ट्रीज की बात कर लो, जो रिलायंस जियो ने किया है इंटरनेट दे के पूरे देश को, दैट हैज बीन अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स। आप अग्री करते हो? तो जब ये देखे तो इन्वेस्टर्स को तो पागल होना ही था, सभी था कि भाई ये स्टॉक तो अच्छा करेगा, और अच्छा किया भी। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ, ये लिस्ट हुआ था 265 की प्राइस पे, ठीक है सर। अप्रैल 2024 तक ये स्टॉक भागा 390 तक की प्राइस में। लोग पागल हो गए, लोग क्रेजी हो गए। बट कहानी पलट गई। वही हीरो जो सुपर स्ट्रॉन्ग था, सबसे लड़ा है, अब वो पिटने लग गया दुश्मनों से। अब हालत इस तरह पे आ गई है कि मई 2024 से जियो फाइनेंस का स्टॉक 40% नीचे आ गया। जैन 2025 से जियो फाइनेंस का स्टॉक 18% नीचे आ गया। हाँ, रिसेंटली हल्का सा जंप दिखाया है, बट बात यहां पे आती है, ये जो हमारे स्टॉक मार्केट्स का हीरो है, ये क्या पिट के खत्म हो गया? कभी हीरो था ही नहीं क्या? पिक्चर अभी बाकी है। शुरू करते हैं फाइनेंशियल से, और फाइनेंशियल में सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? अपना नेट प्रॉफिट। आसान चीज से शुरू करते हैं। तो पहले आप देखो सर, दिसंबर 2023 क्वार्टर जो था Q3 FY24, उसका नेट प्रॉफिट जो था अराउंड आपका 293.8 करोड़। परफेक्ट। अब आगे जाके मार्च 2024 में जाके इनका प्रॉफिट हुआ 311 करोड़। जून 2024 क्वार्टर में इनका प्रॉफिट हुआ 313 करोड़। सितंबर 2024 में सर छप्पर फाड़ दी इन्होंने, इनका प्रॉफिट हुआ ऑफ 689 करोड़। इन्वेस्टर्स वो सुपर हैप्पी। इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई ये स्टॉक तो रुकने वाला है ही नहीं। बट फिर आया लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स ऑफ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024। वहां पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का नेट प्रॉफिट रह गया सिर्फ 294.8 करोड़। अब बात यहां पे आती है, अब इसको हल्के हल्के समझते हैं, ठीक है। पहली चीज, आप जाइए सितंबर 2024 क्वार्टर में, यू विल सी अदर इनकम में 226 करोड़ की अप्रोक्सीमेटली मैसिव इनकम मिली है। और ये अदर इनकम है, ये रेगुलर नहीं है। तो ये हमें मान के चलना पड़ेगा कि जो सितंबर क्वार्टर में इनका प्रॉफिटेबिलिटी आई थी इतनी अच्छी, वो रेगुलर बेसिस में वी कांट एक्सपेक्ट। तो अगर इस क्वार्टर को जो दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स हैं, मैं दिसंबर 2023 के रिजल्ट से कंपेयर करूंगा, तो हाँ नेट प्रॉफिट बढ़ा है, बट बहुत मार्जिनली बढ़ा है। मतलब वी वुड एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम अ कंपनी लाइक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो एक ग्रोइंग कंपनी है, नॉट कंपनी जो एकदम स्टेबल हो चुकी है, राइट। अब यहीं पे ये इन्वेस्टर्स का डर है। अब आते हैं एनालिस्ट की बारी। एनालिस्ट बोलेंगे सिचुएशन इतनी खराब है नहीं एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू देम सिचुएशन ऑन द कॉन्ट्रेरी अच्छी है। क्यों? अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो Q2 FY25 में थे सिर्फ 1206 करोड़, अब Q3 FY25 में हो गए हैं 4199 करोड़। दिस इज अ मैसिव जंप। और इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। अगर कोई कंपनी है, NBFC है, अगर उनका AUM बढ़ रहा है, राइट, एंड अगेन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज नॉट ओनली एन NBFC, इट्स कमिंग इनटू इंश्योरेंस आल्सो, इट्स इनटू म्यूचुअल फंड्स आल्सो, इट्स इनटू एवरीथिंग। ब्रोकिंग की भी बात हो रही है, तो उसके बारे में हम आगे करके बात करेंगे। बट जितना कंपनी का AUM बढ़ता है, ठीक है, इसको होल्डिंग कंपनी बोल लो, NBFC बोल लो, काफी डेफिनेशन में कंपनी फिट हो सकती है, उतना ही कंपनी का फी बेस्ड इनकम बढ़ जाती है, उतनी ही कंपनी की इंटरेस्ट इनकम बढ़ जाती है।
एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा है, और ये हुआ इनके साथ। इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2.5% क्वार्टर क्वार्टर से इंक्रीज हुआ है। सो दिस वाज द फाइनेंशियल एनालिसिस। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, थोड़ा बिटर भी है, थोड़ा स्वीट भी है। तो इसका मतलब हमें अब और डीपर जाना पड़ेगा, फाइनेंशियल में आंसर नहीं मिल रहा। अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी मैं बताऊंगा उन सब सोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, खुद स्टडी करना, खुद डीप एनालिसिस करना, उसके बाद ही डिसाइड करना वेदर टू बाय और सेल। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो बहुत एक बोलते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है, वो है जियो पेमेंट्स बैंक, और इसमें बहुत पोटेंशियल है। ठीक है, अब पहले जियो की आप एक बार स्टोरी सुनिए, जेएफएस की स्टोरी क्या सेल हुई है मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच में, कि यार रिलायंस के पास क्या है, रिलायंस जियो है, कितने एक्टिव कस्टमर्स हैं, इनके पास खुद का जियो का ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनका अब हॉटस्टार भी जियो का हो गया है, राइट, इनके पास रिलायंस रिटेल भी है, दे हैव सो मच ऑफ कस्टमर्स, दे हैव सो मच ऑफ कस्टमर आउटरीच। तो जेएफएस इज डेस्टिन्ड फॉर ग्लोरी, यही स्टोरी हम सबको सेल हुई है, राइट। और स्टोरी कुछ गलत नहीं है। अगर आप देखोगे माई जियो और जियो कनेक्ट में कलेक्टिवली मंथली एक्टिव यूजर्स, अगेन मंथली एक्टिव यूज की बात कर रहा हूं, इट इज अप 7.4 मिलियन पीपल। ठीक है, 74 लाख से ज्यादा जियो के एक्टिव यूजर्स हैं ऑन अ मंथली बेसिस। डन। अब ये तो टेक्निकली जो जियो पेमेंट्स बैंक है उन सबके पोटेंशियल कस्टमर्स है, एंड जियो पेमेंट्स बैंक हैज शोन फिनोमिनल नंबर्स, राइट। इनकी जो कॉरस्पॉन्डेंट नेटवर्क है वो 7300 पॉइंट से बढ़ गया। ठीक है, इनका जो कासा है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, कितने से बढ़ा है, गेस कर लो, एक बार गेस करो, थ्रो सोचो। 25% इंक्रीज किया है। नाउ दे हैव 1.89 मिलियन कस्टमर्स। ये सब बहुत अच्छा है, बहुत फ्लार, ये सुनने में बहुत मजा आ रहा है, आई एग्री विद यू। बट यहां पे ना मेरा एक कंसर्न आता है। क्यों कंसर्न आता है? ये हुआ था पेटीएम के साथ भी। नाउ विद पेटीएम व्हाट हैपेंड, इफ यू रिमेंबर, यू ओपन अकाउंट विद पेटीएम, अपने पेटीएम में नॉर्मल यूपीआई के लिए उसको यूज कर रहे हो, ऑटोमेटिकली दैट वाज कन्वर्टेड इनटू अ पेटीएम बैंक अकाउंट, एंड बाय समथिंग यू वर जस्ट गिवन अ पेटीएम बैंक अकाउंट। ठीक है, और इस चक्कर में पेटीएम बैंक फंसा भी था आरबीआई के साथ, जहां पे पेटीएम बैंक की जो केवाईसी थी वो मैच नहीं कर रही थी, उनका कस्टमर्स का डेटा ढंग का नहीं था, पेमेंट्स ढंग से नहीं जा रही थी, तो बहुत सारे इश्यूज आ गए थे, राइट। तो पेटीएम पेड अ हेवी प्राइस फॉर इट, और आरबीआई वो ठीक भी कर रहा है, और पेटीएम भी इज वर्किंग ऑन इट। तो आई एम श्योर ये प्रॉब्लम जियो के साथ नहीं आएगी, मतलब आई एम होपिंग जियो के साथ ये प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज दे विल बी मच स्ट्रिक्टर, आरबीआई विल बी मच स्ट्रिक्टर विद दिस। बट मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है, मैं जो को बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट बिकॉज समबडी इज यूजिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ माई जियो एंड माई जियो कनेक्ट, ऐसा तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री बैंक अकाउंट मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेमेंट्स बैंक में कुछ खोल दिया है, नॉट अ प्रॉपर बैंक अकाउंट, बट थोड़ा बहुत रजिस्टर करके एक पार्शियल एक अकाउंट ओपन हो गया है, और फिर उसको दिखा दिया 1.89 मिलियन पे, हमारा 25% से कासा बढ़ गया। दिस इज माई कंसर्न। अब पर्सनली मुझे इस पर कुछ पढ़ने को नहीं मिला ऑन द इंटरनेट, और ना ही मैं जियो यूज़ करता हूँ, ना मेरे पास फ़ोन पे जियो की ऐप है, तो मैंने कभी इसके साथ एज अ कस्टमर डील नहीं किया है, तो ये मैं बता नहीं पाऊंगा। तो इसलिए आई नीड योर हेल्प। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ऐसे ही अकाउंट खुल जाता है या फिर आपको अलग से अकाउंट खोलना होता है। हाउ इज एक्सपीरियंस विद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जियो पेमेंट गेटवे से कैसा एक्सपीरियंस है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, सो दैट मुझे एज अ कस्टमर का फ्रंट भी पता चले कि हाउ इज दिस कंपनी डूइंग। ठीक है, तो पहली चीज़ तो जियो पेमेंट बैंक की है, तो ऑन पेपर तो इट्स एक्सपैंडिंग। मेरा हल्का सा कंसर्न है, बट आई टोल्ड यू बोथ, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि आप किस एंड में बिलीव करना चाहोगे। ठीक है, उसके बाद व्हाट जियो इज सेइंग कि देखो यार, हम जो अपना प्लेटफॉर्म है उस पर हम एआई डाल रहे हैं, हम टेक डाल रहे हैं, हम बैंक अकाउंट जल्दी खुलवा रहे हैं, अंडर 5 मिनट्स हो जाता है, बहुत सिस्टम्स हम ईज कर रहे हैं, विच आई कंप्लीटली बिलीव। ऑन टॉप ऑफ दिस, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का खुद का एक पेमेंट गेटवे सिक्योर हो गया, इनको लाइसेंस मिल गया है, तो थर्ड पार्टी मर्चेंट्स को भी देते हैं, इनसे भी इनकी फी बेस्ड इनकम में तो लॉन्ग टर्म ना बढ़ेगी। अब जियो पेमेंट्स बैंक में एक और बहुत ही धमाकेदार न्यूज आई है। ठीक है, अब सिचुएशन ये है कि सबसे पहले है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके नीचे आता है जियो पेमेंट्स बैंक, एंड जियो पेमेंट बैंक ना इज अ पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इफ आई सिंप्लीफाई इट फॉर यू, अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का 82.17% स्टेक है जियो पेमेंट्स बैंक में, एंड रिमेनिंग स्टेक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ये क्यों है? बिकॉज एक आरबीआई का रूल है दैट आरबीआई चाहते है कोई भी नया बैंक या न्यू बैंक आए तो किसी ओल्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल बैंक का उसमें स्टेक होना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, 4 मार्च को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड ने बहुत क्लियर इंटेंशन दिखाई है कि उनको पूरा का पूरा जियो पेमेंट्स बैंक खुद का होल्ली ओन चाहिए, 100% चाहिए, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 7.90 करोड़ शेयर्स खरीदने को रेडी हैं एट 104.54 करोड़ की वैल्यू। अब ये पूरी डील क्लियर हो जाएगी, तो 45 डेज में डील क्लियर हो जाएगी, बट दिस डिपेंड्स ऑन आरबीआई अलाउइंग दिस। तो एक बार आरबीआई ने इसको अलाउ कर दिया
तो उसमें आप देखना महीने 1.5 महीने हो जाएगा। एंड ये एक पॉजिटिव साइन है बिकॉज ये एक प्रमोटर सबसे इंटेंट दिखा रहा है दैट हाउ ऑप्टिमिस्टिक दे आर ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑन जियो पेमेंट्स बैंक। तो इन्वेस्टर्स इसको लेके तो काफी ऑप्टिमिस्टिक है। अब बात करते हैं ब्लैक रॉक साथ पार्टनरशिप की, और ये एक बहुत मेजर रीजन था जिसकी वजह से जियो का स्टॉक इन्वेस्टर्स की में और फेवरेट हो गया था कि ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी एएमसी, भाई वो अंबानी के साथ हाथ मिला रही है, तो दिस कंपनी विल डू वेल। एंड वो भी इसलिए बिकॉज एक रिटेल पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट्स में कितनी बढ़ गई है। एंड ये सबको ही लगता है कि व्हेन जियो कम्स आउट टू द म्यूचुअल फंड तो शायद ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एकदम ऐसा तहलका मचा देगा जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री में मचाया था, राइट। अब ब्लैक रॉक का क्या सिचुएशन है कि यार देखो दे आर स्टिल एक्टिवली वर्किंग, इनकी लाइसेंसेस क्लियरेंस म्यूचुअल फंड्स के लिए अभी तक नहीं हुई है। वंस इनको रेगुलेटरी बॉडी से क्लियरेंसेस मिल जाएंगे तब आई थिंक थिंग्स वुड बी फास्टर, बट स्टिल ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पूरा नेटवर्क है, दे आर स्टिल बिल्डिंग ऑन इट, दे आर स्टिल फाइंडिंग लीडरशिप रोल्स, दे आर स्टिल फिटिंग इन दोस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स, तो इट्स स्टिल अंडर प्रोसेस। अब ये कब तक कंप्लीट होगा, कब तक कंप्लीट नहीं होगा, दैट नोबडी कैन से, ठीक है। लेट्स होप जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है। उसके बाद जियो बहुत डिफरेंट चीज़ों में भी आ रहा है, जैसे आपने देखा है जियो के सैश इंश्योरेंसेज आ जाते हैं, है ना, ये साइबर सेल इंश्योरेंस कर रहे हैं, सोलर पैनल इंश्योरेंस कर रहे हैं, जो न्यू अपकमिंग ऑडियंस चाहती है। मतलब दे हैव 54 प्लान्स इन इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको पूरा सब कुछ दिख ही रहा है यहाँ पे, इसमें आपका पर्सनल इंश्योरेंस भी आ जाएगा, आपका लाइफ इंश्योरेंस भी आ जाएगा। दे हैव गॉट 29 न्यू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, तो दे आर ग्रोइंग बट मे बी नॉट एट द स्पीड एट विच एज इन्वेस्टर्स एक्सपेक्टिंग इट टू बी। रियलिटी है। जैसे एक और चीज इसमें आती है, अब जियो का ब्रोकिंग बिजनेस हम सब ने सुना, पता नहीं हम क्या वेट कर रहे हैं ब्रोकिंग बिजनेस में, शायद अगर और तहलका मचाना है तो एक ब्रोकर को पैसे ही देने पड़ेंगे टू द क्लाइंट आउट एवरी ट्रेड, तब जाके शायद अब क्लाइंट्स दूसरा ब्रोकर में जाएं, बिकॉज ब्रोकर्स ने इतनी आदतें बिगाड़ दी हम सबको, सब कुछ फ्री में दे देके, राइट। तो अब जियो भी ब्रोकरेज बिजनेस में आना चाहता है, बट अगेन देयर इज नो मार्केटिंग अराउंड इट। देयर इज, आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि जियो का ये म्यूचुअल फंड या जियो का ये ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म, देयर इज नो मार्केटिंग अराउंड इट एंड they are waiting for the right time to start, but at the same time they are doing a lot of partnerships, ठीक है। इनकी इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ पार्टनरशिप हुई है, बहुत इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये बहुत फाइनेंसिंग सोल्यूशंस ला रहे हैं बैक्ड अप बाय प्रॉपर्टी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। ये बहुत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं, तो ऑल दोज थिंग्स आर गुड एंड दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। अब रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि एनबीएफसी स्टॉक दे हैव बीन डूइंग वेल, एक मतलब अगेन ये भी सब्जेक्टिव है, बट हल्का सा एक अपवर्ड पुश मिल रहा है उनको, जबकि मार्केट्स में कितना डाउनवर्ड प्रेशर है, ठीक। वाई? अब इसके पीछे एक टेक्निकल रीजन है, और वो जो रीजन का फैक्टर है दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये आपके समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज आरबीआई डूइंग एंड हाउ इज इट गोइंग टू इफेक्ट द एनबीएफसीज, बिकॉज अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है बैंकिंग और एनबीएफसीज में आरबीआई के मूव्स के बारे में। अब बेसिकली हुआ क्या यार, आरबीआई ना रिस्क वेटेज सेट करता है फॉर अ बैंक, ठीक है। तो एक बैंक है, अब बैंक किसी को भी लोन देगा तो आरबीआई एक रिस्क वेटेज सेट करता है कि आप यहाँ पे पैसे दोगे तो आपका रिस्क वेटेज बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, राइट। एंड जितना बैंक का रिस्क वेटेज होता है उतना ही बैंक को प्रोविजंस मेंटेन करने पड़ते हैं, उतनी ही बैंक को दूसरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती हैं, राइट। तो एक बैंक क्या चाहता है कि उसका रिस्क वेटेज सबसे कम से कम रहे, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा पैसे को कम से कम पैसे प्रोविजन रखे, ज्यादा से ज्यादा पैसा धंधे में डाले ऑन ग्राउंड एंड लोन पे दे और उतना ही प्रॉफिट कमाए, सिंपल। अब 2024 में जो बैंक लेंडिंग होती थी टू एनबीएफसीज, अब जो एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, मुथूट फाइनेंस हो गया, ठीक है, आपका जीआईसी हो गया, आपका बजाज फाइनेंस हो गया, इनका एक पैसे मिलने का सोर्स क्या है, बैंक्स। तो बैंक्स पैसे लेंड किसको करते हैं, एनबीएफसीज को। अब दिस वाज एट अ 4-year लो, जहां पे 2024 में बैंक लेंडिंग टू एनबीएफसीज गिर गई थी टू 6.7%, बिकॉज इस टाइम पे आरबीआई ने क्या किया था, आरबीआई ने जो रिस्क वेटेज थी टू द अमाउंट जो एक बैंक एनबीएफसी को पैसे दे रहा है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। और ये इसलिए अगर आप अगेन इफ आई होप इफ यू बीन वाचिंग द वीडियोस, अगर आप पूरा कंटेंट देख रहे हो तो आप देखो कैसे स्टोरीज कनेक्ट करती हैं। पहली सिचुएशन क्या थी, हमारा बैंक क्रेडिट इतनी तेज से बढ़ा था, एनबीएफसी इतने भयंकर लेवल पे इतने भयंकर लेवल, इतनी हाई स्पीड पे लोन सैंक्शन कर रहे थे लोगों को कि लोग लोन नहीं जा रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू आरबीआई यही प्रॉब्लम होती है बुल मार्केट में, बबल ऐसे ही बनता है, बिकॉज बहुत सारे लोग लोन ले लेंगे, दे वोंट बी एबल टू पे बैक, बबल फट जाएगा। आरबीआई ने उसको उस समय रिस्ट्रिक्ट करने के लिए क्या किया, जो बैंक लेंड करता है पैसे एनबीएफसी को, उसका रिस्क वेटेज बढ़ा दिया। तो ऑब्वियसली एनबीएफसी को लिक्विडिटी क्रंच हो गया, वो ज्यादा पैसे दे ही नहीं पाएगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी फर्क पड़ेगी, बट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो इसलिए बताऊं, अगर आप इसको लार्जर पर्सपेक्टिव देखोगे ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूएस एंड इंडिया। यूएस में आप फेड को देखोगे, फेड इज सर सुपर एग्रेसिव कि भाई 2 लोन करो 0% इंटरेस्टेड, बांटो, सुपर एग्रेसिव ग्रोथ। आरबीआई क्या है,
राहुल द्रविड़, हल्की हल्की ग्रोथ। तो आरबीआई ने यहाँ पे खुद एनबीएफसीज को और एनबीएफसी की क्रेडिट ग्रोथ को खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने हाथों से कि बैंक की रिस्क वेटेज बढ़ा दिया अगर बैंक उनको पैसे देगा। क्यों? बिकॉज आरबीआई वाज फोर्सिंग दिस एंड गुड आरबीआई डिड दिस। जस्ट इमेजिन अगर एनबीएफसी ने और लोन दे दिया होता, दिस क्रैश कुड हैव बीन इवन मोर वर्स एंड इवन लॉन्गर। अभी भी पता नहीं कब तक चलेगा, बट इवन लॉन्गर, राइट? सो दिस इज व्हाट्स हैपेंड विद एनबीएफसीज। अब सीइंग द करंट सिचुएशन, मार्केट्स काफी गिर गए हैं, तो अब आरबीआई ने क्या किया है? आरबीआई ने रिस्क वेटेज ऑफ द मनी जो बैंक एनबीएफसी को देगा उसमें रिस्क वेटेज कम कर दी है बाय 25 परसेंटेज पॉइंट्स। इट इज ह्यूज, जिसके वजह से अब बहुत पैसा एनबीएफसी में आने वाला है, बहुत लिक्विडिटी एनबीएफसी में आने वाली है। एनबीएफसी अपना बिजनेस ज्यादा बढ़ाएंगे और या बैंक निफ्टी केस में भी देख सकते हो, उसमें भी हल्का सा एडवांटेज आया था। और आप ये भी देख सकते हो कि कितने डीआईआईज, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस, अब वो एनबीएफसी में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। उनका डायरेक्शन आ गया यहाँ पे, अब वहां पे डायरेक्शन आ गया है, डिमांड बढ़ेगी, दी स्टॉक्स कैन डू वेल। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से बोलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस को फायदा होगा एंड जिसकी वजह से बोलते हैं पूरे एनबीएफसी को फायदा होगा बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई इंप्लीमेंटेशन। अब आ जाते हैं वैल्यूएशंस में। आप देखेंगे अगर प्राइस टू बुक की बात करूंगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज एब्सोल्युटली द बेस्ट, और वहीं पे आप आरओई की बात करेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज 1.3, जबकि बाकी सब 15% के ऊपर है। और 1.3 भी इसलिए है बिकॉज अगेन ज्यादा भी इनकी है नहीं। डन। एक सेकंड, अब आई वॉन्ट यू टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। डू यू वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, डू यू नॉट वांट टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म? क्या फोकस है एक बार नीचे जरूर लिखना, उसके बाद आई वांट टू शेयर माय ओपिनियन विद यू, ठीक है? बट एक बार राइट दैट फर्स्ट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं अपना टेक, ठीक है? देखो यार, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक बढ़िया है, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ठीक है? बहुत पोटेंशियल है, बहुत ग्रोथ का स्कोप है, मैनेजमेंट अच्छी है एंड बहुत हैवी टेलविंड्स हैं इनके पास, ठीक है? इंडस्ट्री भी अच्छी है, मार्केट साइज भी बहुत बढ़िया, तो हर चीज़ बढ़िया है। मेरी बताऊं जो कंसर्न स्टॉक के साथ है, जो प्रॉब्लम है, वो फाइनेंशियल्स की भी ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की भी नहीं है। मेरी जो दिक्कत है ना स्टॉक के साथ, वो है उम्मीद, वो है होप। यस, मैं होप और उम्मीद को स्टॉक मार्केट्स में बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखो क्या हो रहा है, सब ठीक है, लोगों ने इन्वेस्ट और होल्ड करके रखा हुआ है उम्मीद पे कि एक दिन तो अच्छा खरीद जाएगा, होप पे कि एक दिन तो अच्छा कर जाएगा। बट सर मेरा पॉइंट ये है कि होप और उम्मीद पे तो मैंने डीएचएफ भी रखा हुआ था, मैं तो खत्म हो गया उसमें। हर स्टॉक जिसको आपकी पोर्टफोलियो में नुकसान दिया है, आप देखोगे अल्टीमेटली यू आर वेटिंग ऑन इट, व्हाई? बिकॉज ऑफ होप एंड उम्मीद की होपिंग वन डे थिंग्स टर्न आउट इन हिज फेवर। ये स्टॉक मार्केट्स में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आप कब तक स्टॉक होल्ड करोगे? पेटीएम पे भी जो स्टॉक होल्ड करें वो उम्मीद पे होल्ड कर रखा है, मतलब कब तक करोगे आप? 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, क्या हमें इनहेरिटेंस में इसको आगे देने वाले हैं? आप खुद सोचिए, ये इसमें भी सेम क्वेश्चन है। हाउ डू आई सॉल्व इट? एंड अगेन सबका अप्रोच इसमें बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? कोई आप में से ये भी सोच सकता है, या आपने अगर आपने फ्यू रेड अदर बुक्स, अदर इन्वेस्टर्स, तो बहुत इन्वेस्टर्स ये भी कोट करते हैं कि एक फोरसाइट होनी चाहिए। बहुत इन्वेस्टर, आपको मल्टीपल केसेस जहाँ पे दे हैव इन्वेस्टेड इन लॉस मेकिंग कंपनी बट दे हैड अ फोरसाइट टू सी कि नहीं ये कंपनी अच्छा करेगी, तो दे इन्वेस्टेड इन इट और पैसा बना। एंड होता है इसमें भी बन जाए आपका, होता है यू आर इन्वेस्टिंग ऑन दैट फोरसाइट। और उल्टा एक और मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ, अपने ही खिलाफ आर्ग्यूमेंट आपको बताता हूँ कि इंडियन मार्केट्स में आप देखोगे कि आप अगर एक घटिया कंपनी में भी पैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो पैसे लॉन्ग टर्म अच्छी रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी अच्छी है, बुल रन में अच्छी है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? जैसे अभी मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी कि कैसे मेरे डैड की फिजिकल शेयर्स थे, कंपनी का नाम कुछ एग्री जेनेटिक्स ऐसी कुछ था, एग्रो जेनेटिक्स, कंपनी डिलिस्ट हो गई थी अर्ली 2000 में, पापा ने लिए थे वो शेयर्स, फिजिकल फॉर्म में थे, कंपनी डिलिस्ट हो गई थी, अचानक से लिस्ट हुई, पता चला भाई उसमें तो 130-140% प्रॉफिट हो गया। तो ये भी पॉसिबल है, जबकि कंपनी फंडामेंटली डेड थी। अब इसको आप लक बोल लो, फोरसाइट बोल लो, पता नहीं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी वही हो रहा है। बट मैं ऐसे ऑपरेट नहीं करना चाहता, ना ही मैं ऐसे ऑपरेट करता हूँ, ये मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उम्मीद और लक में तो रहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है? मुझे चाहिए डेटा। मैं उस कंपनी में तब इन्वेस्ट करता हूं जब मुझे दिखता है कि क्वार्टर टू क्वार्टर एक कंपनी अच्छा कर रही है। मैं देखता हूं 3 क्वार्टर्स कंसेक्यूटिवली, अगर कोई कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर तगड़ा कर रही है, दैट इज द पॉइंट आई वांट टू गेट इनटू दैट कंपनी। सेम सिचुएशन को जोमेटो के साथ बता रहा हूँ। जोमेटो, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आपने देखा होगा कि मैं जोमेटो को बोलता था क्या बात करें भाई, कंपनी लॉस मेकिंग है, क्या बात कर लूँ मैं, हम क्या आगे वो बात करें कि ये अच्छा है वो अच्छा, लॉस मेकिंग कंपनी, छुट्टी। बट आपको याद हो जैन 2023 में जोमेटो बिट्टा पॉजिटिव हो गया था फूड, और समय रील्स में बहुत फटा था, ठीक है? फिर आगे जैसे बढ़ते गए फिर उनके 3 क्वार्टर्स प्रॉफिटेबल है। तो दिसंबर 2023 में मैंने जोमेटो में इन्वेस्ट कर दिया, और जोमेटो से मैं ऑल टाइम हाई पे बैठा था सर, ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ था, बट अब जोमेटो और भी अच्छा कर गया। तो अगर सी दिस इज माई पर्सनल बिलीफ, मैं क्या मानता हूं कि
अगेन कि आई डोंट वांट टू गो फॉर द रिस्की पार्ट। जो जोमेटो का जब बम्प था पूरा ऑल टाइम हाई तक, वो मैंने मिस कर दिया। ठीक है, वो मुझे नहीं करना, वो रिस्की पार्ट है। मुझे 3 क्वार्टर रिजल्ट्स कंसेक्टिवली अच्छे चाहिए, बट इसके बाद जो पूरी ग्रोथ है मैं पूरी लूंगा वो। तो एज ए इन्वेस्टर स्टाइल ना, तो आप देखोगे मैं वही बेट्स लूंगा विच आर वेरी मच इन माई वे। और अगर 3 क्वार्टर रिजल्ट्स खराब हैं, चाहे वो एशियन पेंट्स हो, टाटा मोटर, तो हम सब बेचना शुरू कर देंगे। अब अगेन मैं बहुत डिटेल में वो चला जाएगा, बट हाउ आई इन्वेस्ट इज ओनली नंबर्स। ठीक है, आई डू नॉट इन्वेस्ट इन होप। दिस कंटेंट इज ओनली फॉर एजुकेशन। अच्छा, बाय द वे, हमने पूरा नया सिस्टम रेडी किया है जहां पे हम 1-to-1 कंसल्टेशन करके लोगों को हेल्प करते हैं टू बेटर द इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन द लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम। और समथिंग वेरी सिमिलर जो मैंने आपको क्वार्टर रिजल्ट्स का बताया, वही मेरा बेस बिलीफ है। तो अगर आप मेरे साथ कॉल पे आना चाहते हो, एंड इफ आई फील आफ्टर टॉकिंग टू यू कि प्रोडक्ट आपको हेल्प करेगा, गोला प्रो 7 आपको लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा, एंड हम अलाइन करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गो अहेड विद इट। बट टू नो दैट एंड टू टॉक टू मी पर्सनली, नीचे लिंक है, बुक योर कॉल विद मी। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.